लिमिटेशन एक्ट 1963 क्या है, यानी प्रतिकूल कब्जा कानून। आइए आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको विस्तार से जानकारी दूंगा कि प्रतिकूल कब्जा कैसा होता है और आपको पूरा वर्णन दूंगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर के आखिर प्रतिकूल कब्जा होता क्या है। बहुत से यूट्यूबर आपको वैसे ही बता देते हैं, लेकिन आज मैं आपको समझाऊंगा कि प्रतिकूल कब्जा दावा साबित करने के लिए या फिर दावा डालने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रहना चाहिए और प्रतिकूल कब्जा आखिर किसे कहते हैं। क्योंकि प्रतिकूल कब्जे का कानून भारत के कानून में पहले से ही चला आ रहा है और प्रतिकूल कब्जा ऐसा कब्जा होता है जिस भूमि के ऊपर किसी व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और बाद में वो कहता है कि मेरा इस भूमि के ऊपर 30 सालों से कब्जा है या 40 सालों से कब्जा है, लेकिन वो कब्जा किस प्रकार का है। अगर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर उस तरीके से कब्जा हुआ जिस तरीके से कानून मानता है, तो उस भूमि पर मालिकाना हक मिल सकता है। अगर उस तरीके का कब्जा नहीं है, भले ही आपको 100 साल हो गए हों, इस प्रकार के कब्जे को कोई कानूनी यानी वैध नहीं ठहराया जा सकता है। और ऐसे कब्जे को, जो अवैध कब्जा होता है, ये अगर आपका 100 साल पुराना भी है तब भी उस कब्जे को आप हटवा सकते हैं। लेकिन किन शर्तों के आधार पर प्रतिकूल कब्जे को आप नहीं हटवा सकते, इसके लिए मैं इस वीडियो में आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। आप इस वीडियो पर बने रहिए और देखिए कि मैं इस वीडियो को आपको बिल्कुल सही और बिल्कुल सरल आसान तरीके से समझाने चाह रहा हूं। तो चलिए मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं और वहीं पर जाकर समझते हैं। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ गया हूं। लिमिटेशन एक्ट 1963, जी आज हम इस वीडियो के अंदर इसी के ही बारे में बात करेंगे कि लिमिटेशन एक्ट 1963, ये आप देख रहे हैं लिमिटेशन एक्ट 1963, ये प्रतिकूल कब्जा कानून आखिर होता कैसा है, किन किन आधार पर ये प्रतिकूल कब्जा कानून यानी लागू होता है। तो चलिए आपको विस्तार से बता दूं। पहले तो आपको मैं बता दूं कि प्रतिकूल कब्जा आखिर होता क्या है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि रमेश कुमार ने दिल्ली में घर है जिसे उन्होंने रहने के लिए अपने भाई सुरेश को दिया हुआ है और 12 साल बाद सुरेश का प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार है, यानी कि उसका अपने भाई से झगड़ा होता है तो कानून के मुताबिक पोजीशन सुरेश को मिलेगा। इसे कहते हैं प्रतिकूल कब्जा कानून यानी एडवर्स पोजीशन। जी हाँ, ये जो बात मैंने आपको बताई इसी के ही आधार पर ये होता है जो है प्रतिकूल कब्जा। हालांकि सामान्य कब्जे की स्थिति में स्वामित्व नहीं मिलता है, ये भी आपको जान लेना जरूर है कि अगर सामान्य कब्जा है और उस पर यानी कि उसका स्वामित्व नहीं मिलता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया। लेकिन प्रतिकूल कब्जे के मामले में यह संपत्ति के मालिकाना हक पर दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में अन्यथा साबित होने तक माना जाता है कि पोजीशन कानूनी है और इसकी इजाजत दी गई है। प्रतिकूल कब्जे के तहत यानी कि जरूरतें सिर्फ यही है कि पोजीशन जबरदस्ती या गैर कानूनी तरीके से हासिल न किया गया हो। यहीं पर लिमिटेशन एक्ट यानी कि 1963 का कानून अहम है और अहम हिस्सा है जो प्रतिकूल कब्जे का विस्तार है। इस कानून को प्राइवेट संपत्ति के लिए 12 साल और सरकारी संपत्ति के लिए 30 साल की यानी कि अवधि है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कब्जा कानून के अंदर अगर आपकी अपनी संपत्ति है तो उसके लिए जो समय सीमा है वो सीमा है 12 साल। अगर आपने किसी सरकारी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है तो उसकी समय सीमा है यानी कि 30 साल। अगर 30 साल के अंदर आप उस भूमि के ऊपर कब्जा कर लेते हैं तो वो भूमि आपकी होने के पूरे चांस रहते हैं, कानून कहता है। लेकिन किन शर्तों के आधार ये देखते हैं, जिसमें आप संपत्ति का मालिकाना हक ले सकते हैं। किसी भी तरह की देरी भविष्य में परेशानी पैदा कर सकती है। लिमिटेशन उपाय को खत्म कर देता है जो सही नहीं है। यही सिद्धांत लिमिटेशन एक्ट का आधार है। इसका मतलब यह है कि प्रतिकूल कब्जे के मामले में असली मालिक के पास प्रॉपर्टी टाइटल हो सकता है, लेकिन कानून के जरिए वह इस तरह दावा करने का अधिकार खो देता है। यानी किस प्रकार से वह दावा करने का अधिकार खो देता है, तो आइए मैं आपको समझाता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी भूमि के ऊपर कब्जा कर लिया है तो उस कब्जे की समय अवधि क्या होती है और किस प्रकार से उसके कब्जे को वैध ठहराया जा सकता है। इसलिए आपको बताता हूं कि समय अवधि यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने उस भूमि पर कब्जा कर लिया है तो समय अवधि
इस कानून को लागू करने और समय विधि की गणना करने के लिए देखा जाता है कि प्रॉपर्टी के मालिक के पास किस तारीख से है। इस यानी कि अवधि के दौरान पोजीशन अटूट और या बिना किसी रुकावट के होना चाहिए। दावेदार के पास संपत्ति का इकलौता अधिकार होना चाहिए। हालांकि लिमिटेशन पीरियड्स में उस वक्त को शामिल नहीं किया जाता जिसमें मालिक और दावेदार के बीच लंबित मुकदमेबाजी है। हालांकि इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, मगर संपत्ति का मामला नाबालिग है और उसकी मानसिकता स्थिति ठीक नहीं है या फिर वह सशस्त्र बलों में काम कर रहा है, संपत्ति पर कब्जा करने वाले प्रतिकूल कब्जे का दावा यानी नहीं कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति कि आपने भूमि पर कब्जा कर लिया है और वो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है या वो व्यक्ति सशस्त्र बल के अंदर काम करता है, सिविल यानी कि सरकारी नौकरी करता है और उसे उस बाबत नहीं पता चला कि उसकी भूमि पर किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, तो ऐसे कब्जे को प्रतिकूल कब्जे का दावा वो व्यक्ति नहीं कर सकता है। यानी कि उस व्यक्ति को उस व्यक्ति की भूमि को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर इन दोनों में से नहीं है तो प्रतिकूल कब्जे का दावा करता है वो कैसे कर सकता है, चलिए जानते हैं। आइए मैं आपको बता दूं कि प्रतिकूल कब्जे के तहत दावा साबित करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, ये मेन टॉपिक है, इसके बारे में बहुत से लोग जानकारी लेते हैं कि प्रतिकूल कब्जे के लिए किन किन यानी कब्जे जो प्रतिकूल का कब्जा है उसमें कब्जा साबित करने के लिए किस किस तरीके की ज़रूरत पड़ती है, यानी कब्जा कैसे दिखाना पड़ता है। दोषपूर्ण कब्जा नंबर 1, संपत्ति के मालिक का मकसद प्रतिकूल कब्जे के जरिए अधिकार हासिल करने का होगा। ये अधिकार मूल मालिक के अधिकारों की कीमत पर हासिल किए जा सकते हैं। इसके लिए या तो कब्जा करने वाले ने मालिकाना हक के लिए इच्छा जाहिर की होगी या फिर अस्वीकृति संपत्ति के चारों ओर एक दीवार बनाना कब्जा करने का इशारा भी हो सकता है। नंबर 2, पब्लिक नॉलेज, बड़ी संख्या में लोगों को दावेदार के कब्जे के बारे में मालूम होना चाहिए। यह शर्त इसलिए रखी गई है ताकि असली मालिक को यह जानने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए कि उसकी संपत्ति पर किसी ने कब्जे में है और यह वक्त रहते हुए कार्रवाई कर सके। हालांकि असली मालिक को सूचित करने के लिए कोई बाध्य नहीं है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि प्रतिकूल कब्जे के तहत दावा साबित करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। साथियों, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है अगर आप किसी के पास में किसी व्यक्ति का जो है कब्जा कर रखा है तो उससे पहले ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। दोषपूर्ण कब्जा, संपत्ति के मालिक का मकसद प्रतिकूल कब्जे के जरिए अधिकार हासिल करना होता है। ये अधिकार मूल मालिक के अधिकारों की कीमत पर यानी कि हासिल किया जा सकता है। इसके लिए या तो कब्जा करने वाले मालिक के हक के लिए इच्छा जाहिर की होगी या फिर अस्वीकृति या फिर संपत्ति के चारों ओर दीवार की हुई हो उस व्यक्ति ने। और आपको बता दूं कि अगर इस प्रकार की जो संपत्ति है और उसके अंदर यानी कि आपने कोई किसी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है और कब्जा करने के बाद आपको पता चलता है कि उस भूमि के ऊपर आपका अस्थायी कब्जा है या फिर आपने कब्जा कर रखा है और वो व्यक्ति कहीं और पर रहता है, उसे इस बात की जानकारी नहीं है जिसकी भूमि पर आपने कब्जा किया है कि ये भूमि मेरी उस भूमि के ऊपर कब्जा है, तो भी आप नहीं कर सकते। उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी का होना बहुत ही जरूरी है कि आपने उसकी भूमि के ऊपर कब्जा कर रखा है लेकिन 12 साल से वो व्यक्ति आपके खिलाफ न्यायालय में नहीं गया है। इसे ही कहते हैं प्रतिकूल कब्जा। अगर जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर वो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार है या वो सशस्त्र बल सेना के अंदर है तो ऐसे व्यक्ति की भूमि के खिलाफ आप प्रतिकूल कब्जे में नहीं जा सकते हैं। प्रतिकूल कब्जे के कानून पर उसके ऊपर लागू नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर मेरी या भूमि है और आपने उस पर कब्जा कर लिया है और मुझे इस बात की जानकारी है कि मेरी भूमि पर आपने कब्जा कर लिया है, अगर 12 वर्ष तक मैं आपके खिलाफ न्यायालय में नहीं जाता हूं तो आप उस संपत्ति के ऊपर यानी कि प्रतिकूल कब्जे का दावा न्यायालय के अंदर कर सकते हैं। तो मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ बताया है कि किस प्रकार की समयावधि होती है और किस प्रकार से उस भूमि के ऊपर आप यानी कि कब्जा पा सकते हैं और किस प्रकार से जो समय होता है किस प्रकार से होता है। अगर आपको वीडियो सही लगे या अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। आपका कोई सवाल है प्रतिकूल कब्जे से संबंधित तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं
या फिर वीडियो के नीचे लिख भी सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।